न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? मसात्सुगु असाकावा को, डिल्मा वाना रूसेफ को, केमी कामत, लू युंगजेन को। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, डिल्मा वाना रूसेफ को। ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वाना रूसेफ को एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने मार्कस ट्रायोजस का यहाँ पे स्थान लिया है। इसके पहले कौन था यहाँ पे उसका अध्यक्ष? मार्कस ट्रायोजो। तो इसके जगह पे अब कौन आ गया है यहाँ पे? डिल्मा वाना रूसेफ। वह सर्वसम्मति से चुनी गई एनडीबी के पहले अध्यक्ष। यहाँ पे देखा जाए एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो पहले अध्यक्ष थे केबी कामत। नाम से ही जैसा आपको लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, भारत से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं संक्षेपाफर यहाँ पे नए विकास बैंक ब्रिक्स बैंक के रूप में, अर्थात ब्रिक्स के जो भी यहाँ पे सदस्य हैं जैसे कि ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका, भारत, इसके अलावा चाइना, रसिया, ठीक है, सभी इसके संस्थापक देश के रूप में मौजूद हैं। स्थापना हुई है इसकी 15 जुलाई 2024 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पे संघाई में। न्यू डेवलपमेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना फोर्टलेजा शिखर सम्मेलन 2014 में हुई थी। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ था 15 जुलाई 2014 को यहाँ पे देखा जाए, फोर्टलेजा एक ब्राज़ील में स्थान है, ठीक है, वहीं पे हुआ था, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा इसको स्थापित किया गया था। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। वैश्विक दक्षिण के देश में एनडीबी में यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। वैश्विक दक्षिण के देश ही एनडीबी में यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा सा आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। वैश्विक दक्षिण के देश ही एनडीबी में शामिल हो सकते हैं, जबकि ऐसा यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूएनए के जो भी यहाँ पे मेंबर है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, जितने भी मेंबर हैं सारे ही देशों के लिए इसकी सदस्यता खुली हुई है। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ब्रिक्स देशों की वोटिंग पावर कभी भी 55% से यहाँ पे कम नहीं हो सकती है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग एक टाइप का ऑप्शन हो गया है। मैं ऐसे कर देता हूँ 1 और 2 और उसके बाद ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3। इसका मतलब हो जाएगा ए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर कोरिया द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए पानी के नीचे परमाणु सक्षम ड्रोन का नाम क्या है? सक्षम ड्रोन का नाम क्या है? होंगडू JJ-11, TAI अंशुगुर न्यूरॉन, इसके अलावा है हैइल। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, हैइल। उत्तर कोरिया ने एक विशाल रेडियोधर्मी सुनामी उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किए गए एक परमाणु सक्षम पानी के नीचे के ड्रोन का परीक्षण करने का दावा किया है। पानी के भीतर जो दुश्मन के नौसैनिक हमला समूहों और बंदरगाहों को यह नष्ट कर सकता है। उत्तर कोरियाई जो ड्रोन का नाम है यही है, हैइल। ऐसे नामों को पूछा जा सकता है, दे देगा हैइल का संबंध किससे है। शमसपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश में। शमसपुर पक्षी अभयारण्य जो कि आपको उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सलोन में, ये क्षेत्र याद रखिएगा, सलोन में, ठीक है, सलोन के पास स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। इसकी जो स्थापना की गई थी 1987 में, इसके टोटल एरिया की बात करें तो 780 हेक्टेयर के आसपास है। 780 हेक्टेयर जो भूमि के आसपास से पूरा पूरा फैला हुआ है शमसपुर पक्षी अभयारण्य। किसानों के बीमा दावों के त्वरित वितरण के लिए किस मंत्रालय ने डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? डीजी क्लेम यहाँ पे देख पा रहे, ठीक है, सब यहाँ पे मिनिस्ट्री दिया है यहाँ पे, ठीक है। वित्त हो गया, कृषि और किसान मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय या फिर होम अफेयर्स के द्वारा। यहाँ पे देख पा रहे बीमा है, यहाँ पे किसान से रिलेटेड है यहाँ पे, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही अंदाजा लगा रहे हैं आप लोग, ठीक है। MO कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, जो कि कौन है इसके जो मंत्री हैं यहाँ पे? नरेंद्र सिंह
तोमर ने किसानों को बीमा दावों के त्वरित वितरण के लिए डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। और ठीक है, मंत्रालय यही है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कृषि और किसान मंत्रालय। इसे राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के तहत यहाँ पे लॉन्च किया गया था। सारस क्रेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काफ़ी चर्चा में रहा है सारस क्रेन, आपको ध्यान होगा यूपी के, ठीक है, जो एक जगह में एक व्यक्ति का बहुत ही वो नज़दीकी आ गया था सारस पक्षी, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता है, इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा गलत है यहाँ पे। वो वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ज़रूर आपको ध्यान होगा। यह भारत में किसानों और उनके फसलों के खेतों के लिए एक बड़ा खतरा है। ध्यान रखिएगा, एक बड़ा खतरा है, खतरा नहीं है। आप इसे एक सहयोगी के तौर पे आप दे सकते हैं, सहयोगी, क्योंकि खेतों में चूहे और अन्य कीटों को खाने का काम करता है, तो सहयोगी हुआ। इसे IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ध्यान रखिएगा, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, बल्कि यहाँ पे IUCN के, ठीक है, कमजोर कैटेगरी में इसको शामिल किया गया। संकटग्रस्त नहीं, कमजोर है यहाँ पे, ठीक है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीनों का तीनों यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। और तो और यहाँ पे देखेंगे रात में जो, ठीक है, जो उनकी तीखी आवाज़ होती है, साइरस जो क्रेन का, उनकी तीखी आवाज़ किसानों को फसल पर हमला करने वाले नीलगाय और जंगली मवेशियों के प्रति भी ये सचेत करती है। तो हर तरीके से आप देख पा रहे किसानों के मित्र के रूप में यह साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए अनिवार्य है। इसमें खरीफ और रबी दोनों फसलें शामिल है। अब यहाँ पे देख पा रहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और दिया है वित्त मंत्रालय द्वारा। तो वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं, अभी मैंने आपको बताया भी था, अभी आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा सभी किसानों के लिए यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है ये, बल्कि ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, ठीक है। जिस किसान को मन करेगा वही ये कराएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अर्थात जोर जबरदस्ती नहीं है। तो इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, केवल और केवल 3। यहाँ पे आप लोग, ठीक है, थोड़ा देख लीजिए, टाइपिंग एरर है, 1 2 3, ठीक है, केवल और केवल यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, खरीफ के लिए जो भी यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम इंश्योरेंस चार्जेल पेबेबल बाय फार्मर, यहाँ पे, ठीक है, सब यहाँ पे देख पा रहे हैं। खरीफ के लिए, रबी के लिए, खरीफ और रबी के लिए सब यहाँ पे दिया हुआ है, कितना कितना यहाँ पे, ठीक है, विच एवर इज लेस यहाँ पे सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। किस महिला भारतीय मुक्केबाज ने 2023 में दूसरी बार महिला विश्व बॉक्स चैंपियनशिप जीती है? निखत जरीन, मैरी कॉम, लवलीना बोर्गोहेन, स्वीटी बुरा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे निखत जरीन। इनको, ठीक है, निकहत जरीन भी बोला जाता है, निकहत जरीन, ठीक है। अपना दूसरा चैंपियन स्वर्ण पदक जीता, पहला इनके द्वारा जीता गया था 2022 में इस्तांबुल में जीता हुआ था, ठीक है। वहाँ पे इनके द्वारा वियतनाम के थी थम गुयून को हराया गया था। इनकी जो कैटेगरी है 50 किलोग्राम की कैटेगरी में है यहाँ पे, ठीक है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना। बिहार के किस जिले ने बिहार में टीबी उन्मूलन के लिए स्वर्ण पदक जीता हुआ है? कौन कौन से जिला ने बहुत अच्छा कार्य किया है यहाँ पे तपेदिक के लिए, टीबी के लिए?
पटना है, मुजफ्फरपुर है, पूर्णिया है, सीतामढ़ी है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक शब्द लगा है स्वर्ण पदक जीता है। तो अभी जो स्वर्ण पदक जीता गया है यहाँ पे मुजफ्फरपुर के द्वारा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले को यहाँ पे गोल्ड मेडल दिया गया है। टीबी की घटती दर के लिए बिहार के 5 जिलों को यहाँ पे सम्मान दिया गया है। जैसे कि गोल्ड आप देख पा रहे हैं मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को यहाँ पे, ठीक है। डिक्लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लगभग 60% की यहाँ पे कमी पाई गई है। सिल्वर मिला है यहाँ पे सिवान, स से सिल्वर, स से सिवान, ठीक है, 40% की कमी पाई गई है। ब्रॉन्ज यहाँ पे मिला हुआ है पूर्णिया और सारण को, यहाँ पे 20% की कमी पाई गई है। निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भित सामग्री को सफलतापूर्वक विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? कौन बॉक्साइट, नाम बताना है आपको, ठीक है, सफलतापूर्वक पहली भारतीय कंपनी यहाँ पे बन गई है? हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, नाल्को है भारतीय एल्युमिनियम कंपनी, मार्कसिया एल्युमिनियम। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नाल्को, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नाल्को ने बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री का सफलतापूर्वक विकास किया हुआ है। इसका जो नाम है, ये नाम पूछा जा सकता है बॉक्साइट CRM BARC B1201, ठीक है। ये नाम आपको ध्यान में रख के चलना है। यह भारत में अपनी तरह का पहला और विश्व में 5वां CRM है। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था में सुधार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? TB सोमनाथन, निधि खरे, S सिद्धार्थ, अनीता सिंह। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे TB सोमनाथन। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था में सुधार के लिए एक समिति का, ठीक है, गठन किया गया था, घोषणा की गई थी। वो यहाँ पे, ठीक है, अध्यक्षक किया गया था या फिर इनके नेतृत्व में, TB सोमनाथन के नेतृत्व में। ये वित्त सचिव हुआ करते थे, वित्त सचिव, ठीक है। इनको जो सौंपा गया कार्य था कि ये कैसे दृष्टिकोण पर काम करना जो कर्मचारियों की ज़रूरतों और राजकोषीय विवेक के बीच संतुलन बनाना, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा अपनाए जाने के लिए प्रस्तावित कोई भी परिवर्तन के लिए, ठीक है, यहाँ पे सुझाव देना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पेंशन व्यवस्था में सुधार करने के लिए डायरेक्ट ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है। TB सोमनाथन समिति। राष्ट्रीय पेंशन योजना के अनुसार सरकार द्वारा इसे योजना में कितना प्रतिशत अंशदान दिया जाता है? 16%, 10%, 14%, 22%। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा C, यहाँ पे 14%। यहाँ पे कुछ मतलब वैसी चीज़ें नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कितना प्रतिशत यहाँ पे दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है, सरकार द्वारा। तो 14% इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट, किस बैंक ने असम को आपदा तैयारियों में सुधार करने में मदद के लिए $108 मिलियन की मंजूरी दी है? यहाँ पे NDB है, विश्व बैंक, AIIB, यूरोपीय बैंक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे B, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने असम को आपदा तैयारी में सुधार करने और बाढ़ पूर्वानुमान में मदद करने के लिए 108 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। किसके द्वारा? यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। यह असम के लिए देखा जाए तो $500 मिलियन के बड़े निवेश कार्यक्रम का देखा जाए तो उसी का यहाँ पे एक हिस्सा के रूप में आप समझ सकते हैं। भगवान बसवन्ना निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैष्णव, शक्ति, कपालिक, लिंगायत। तो बसवन्ना आपको ध्यान होगा, ठीक है, जगत गुरु बसवेश्वर भी इनको बोला जाता है, बसवन्ना। बसवन्ना के बारे में आप लोग यहाँ पे जानने का प्रयास कीजिए। भक्ति आंदोलन का जब दौर यहाँ पे चल रहा था उसी समय देखेंगे तो दक्षिण भारत से कई सारे संतों का यहाँ पे जन्म हुआ, जैसे कि उसमें एक यहाँ पे बसवन्ना भी है। 12वीं सदी के आसपास, 12वीं सदी के कवि और दार्शनिक के रूप में, कवि और दार्शनिक के रूप में, ठीक है, लिंगायत समुदाय के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। और लिंगायत का संबंध किससे हो जाएगा यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं, शैव धर्म से यहाँ पे हो जाएगा। इनकी कुछ शिक्षाएं हैं, इन शिक्षाओं को आपको ध्यान में रख के चलना है, जैसे कि अरिव्यू
अरिवु, इसका मतलब होता है सच्चा ज्ञान, सच्चा ज्ञान। उसके बाद है आचार्य, जैसे नाम से ही लग रहा है आचार्य, मतलब सही आचरण, सही आचरण। और उसके बाद से यहाँ पे अनुभव, एक्सपीरियंस, किस प्रकार का होना चाहिए, ईश्वरीय अनुभव यहाँ पे होना चाहिए, ईश्वरीय अनुभव। ठीक है, तो इन लोगों के द्वारा, खासकर बसवन्ना के द्वारा सभी के लिए समान अवसर मिले, और ये तभी मिलेगा जब उस समय जो भी जाति व्यवस्था यहाँ पे मौजूद थी, ठीक है, जाति व्यवस्था ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो कुल मिला के बसवन्ना के द्वारा जाति व्यवस्था पे भी चोट करने का प्रयास किया गया, एक मुक्त समाज की यहाँ पे बात किया गया। हाल ही में स्टैंड बाय क्रेडिट सुविधा, विस्तारित निधि सुविधा, स्थिरता सुविधा जैसे शब्द समाचारों में थे, निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? इस प्रकार का देखेंगे। ठीक है, एडिटोरियल वगैरह में यहाँ पे दे दिया जाता है, खासकर द हिंदू वगैरह के, इंडियन एक्सप्रेस, IMF है, विश्व बैंक है, NDB है, RBI है। तो इस तरह का जो न्यूज़ है यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, IMF, ठीक है, IMF के बारे में है। IMF विशेष आहरण अधिकार, इसी को यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, SDR, ठीक है, एक बकेट के रूप में आप समझ सकते हैं, इसको बोला जाता है स्पेशल ड्राइविंग राइट्स। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे बकेट है, एक टोकरी के रूप में इसमें समझ सकते हैं, जो IMF में, जैसे कि जो जो कंट्री इसमें शामिल है उनकी जो करेंसी इसमें शामिल होती है। जैसे कि यहाँ पे अमेरिका है, USA है, USA के साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो, ठीक है, यूरोपियन यूनियन हो जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे जापान हो जाएगा। ठीक है, UK हो जाएगा। और अभी देखेंगे तो कुछ साल पहले यहाँ पे लगभग 2016 में यहाँ पे, ठीक है, चीन भी यहाँ पे शामिल हो गया, चाइना भी शामिल हो गया है। अब इनकी जो भी यहाँ पे करेंसी है, ठीक है, सब इसमें शामिल किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, US डॉलर का सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे। वेटेज आप यहाँ पे देख लीजिए पहले का और अभी करंट में कितना है, 43.38%। तो इसका मतलब कि जिसकी जितनी अधिक हिस्सेदारी उसकी उतनी अधिक कह सकते हैं कि, ठीक है, वहाँ पे एक होता है ना दबदबा टाइप का। ठीक है, इनकी बातों को सबसे अधिक रखा जाएगा। वैसे ही यहाँ पे यूरो हो गया, यूरोपियन यूनियन का, युआन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से येन हो जाएगा, उसी तरीके से यहाँ पे पाउंड हो जाएगा। तो सबका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाल ही में भारत अफ्रीकी सेना प्रमुखों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? काहिरा, नई दिल्ली, पुणे, नैरोबी में। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे C, पुणे में। भारत और अफ्रीकी सेना के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन पुणे में आयोजित किया गया। यहाँ पे जो चीफ गेस्ट थे यहाँ पे राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अफ्रीकी देशों के देखा जाए तो 31 प्रतिनिधियों के साथ 10 देशों के सेना प्रमुख भी मौजूद थे। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, अफिन डेक्स इसका नाम है यहाँ पे। ठीक है, इंडिया अफ्रीका ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अफिनडेक्स 23। ठीक है, ये जो संयुक्त अभ्यास के दौरान यह आयोजित किया गया था। हाल ही में गंधमर्दन पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल प्रदान किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? मेघालय, राजस्थान, तमिलनाडु, ओडिशा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे D, ओडिशा में। ओडिशा की गंधमर्दन पहाड़ी श्रृंखला को जैव विविधता विरासत स्थल का टैग दिया गया है। ओडिशा में 3 ऐसे जगह हैं जिनको जैव विविधता विरासत स्थल यहाँ पे दिया गया है। एक तो आपने देखी लिया यहाँ पे गंधमर्दन पहाड़ी हो गया। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा गजपति में महेंद्रगिरी पहाड़ी। इसके अलावा यहाँ पे तीसरा हो जाएगा कंधमाल में मंदसरू कंठ। तो आपको नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अभी महेंद्रगिरी पहले से था, मंदसरूकंठ पहले से था, अभी चर्चा में क्यों है तो गंधमर्दन पहाड़ी को दिया गया है। उड़ीसा में कितने हो गए जगह? 3 जैव विविधता विरासत वाले स्थल हो गए। किस अधिनियम के तहत जैव विविधता विरासत स्थलों का दर्जा दिया गया है?
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। जैव विविधता अधिनियम 2002, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, जैविक विविधता अधिनियम 2002। ये सब यहाँ पे ठीक है, सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड ठीक है कोई भी प्रश्न आए तो छूट ना पाए। जैव विविधता विरासत स्थलों को जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत घोषित किया गया है। इसे स्थानीय निकायों के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। जैव विविधता विरासत स्थल जो देखा जाए ठीक है, तो जंगली और पालतू प्रजातियों की उच्च विविधता वाला क्षेत्र हो गया, दुर्लभ और खतरे वाली प्रजातियों की उपस्थिति और की स्टोन प्रजातियों के साथ पारिस्थितिक रूप से नाजुक पारिस्थितिक तंत्र है। ध्यान रखिएगा, बात मैं किसकी कर रहा हूँ यहाँ पे, की स्टोन प्रजातियों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च किए गए दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? टेरान फर्स्ट, जुगनू अल्फा, लॉन्चर 1, न्यू ग्लेन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ठीक है, टेरान फर्स्ट। रिलेटिव स्पेस ने 22 मार्च 2023 को फ्लोरिडा में कैप कैनावेरल स्पेस बोस्फेयर से ठीक है, मैंने कह सकते हैं ना जो फोर्स बेस जो होता है वहीं से दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट यहाँ पे लॉन्च किया। लोकेशन आप देख पा रहे हैं यही है, केप कैनावेरल एयर फोर्स स्टेशन के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। ये है यहाँ पे फ्लोरिडा ठीक है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो कैस्पियन जो सी है ठीक है, फिर इधर आएंगे तो फिर मेक्सिको की खाड़ी देखने के लिए मिल जाएगी, इधर गल्फ ऑफ मेक्सिको, कैस्पियन सी सब है यहाँ पे देख पा रहे हैं ठीक है। नियंत्रक 45वें अंतरिक्ष विंग है, वहाँ पे जन प्रवेश यहाँ पे नहीं है। खैर यहाँ पे इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो रॉकेट यहाँ पे छोड़ा गया पहले चरण के बाद रॉकेट कक्षा में पहुँचने में विफल रहा। क्या रहा यहाँ पे? विफल रहा। विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली, कैलिफोर्निया, जिनेवा, ओसाका। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक अब नई दिल्ली में पूरी तरीके से वर्क कर रहा है, फंक्शन यहाँ पे कर रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग शास्त्रीय कंप्यूटरों के लिए बहुत जटिल समस्याओं को, जो भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, जो भी यहाँ पे ठीक है अब प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को यहाँ पे हल करने हेतु क्वांटम यांत्रिकी के नियमों का उपयोग करता है। यह प्रसंस्करण गति में देखा जाए तो कह सकते हैं कि जो फास्ट जो प्रोसेसर होता है ठीक है, बहुत तेज़ी से जिसकी वजह से कार्य करता है और परमाणु और उप परमाणु कणों के व्यवहार की नकल भी पूरी तरीके से करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, ध्यान रखिएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कॉन्क्लेव। गूगल के क्वांटम कंप्यूटर का नाम क्या है? अर्मोक, ऑरेंसे से, एस्पेन M3, गूलर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, गूलर ठीक है। गूगल के क्वांटम कंप्यूटर का नाम क्या है? गूलर। गूलर एक क्वांटम प्रोसेस है जिसे गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया है। 2019 में साइका मोर ने 200 सेकेंड में कार्य पूरा किया, जिसके बारे में ठीक है ये एक नेचर जो ठीक है कह सकते हैं न्यूज़ है, पेपर है, वहाँ पे भी छपा। गूगल ने दावा किया था कि ऐसा करने में एक अत्याधुनिक जो सुपर कंप्यूटर को यहाँ पे 10,000 साल भी यहाँ पे लग सकता है, 10,000 साल भी यहाँ पे लग सकता है। तो इसीलिए काफ़ी चर्चा में रहा है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है गूलर। हाल ही में किस देशों के शोधों ने ऊर्ध्व अर्थात यहाँ पे हो जाएगा वर्टिकल प्रकाश की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की है? इसका देख पा रहे हैं USA, ब्राज़ील, चीन, दक्षिण अफ्रीका।
इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ब्राज़ील। ब्राज़ील के शोधकर्ताओं ने हाल ही में ऊपर की ओर बिजली गिरने की यहाँ पे तस्वीर ली है। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे पुराना पर्ल टाउन खोजा गया है? संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, ग्रीस और भारत। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, संयुक्त अरब अमीरात में। पुरातत्वविदों के द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात के एक द्वीप पर, जिस द्वीप का नाम है यहाँ पे सिनियाह द्वीप, सिनियाह द्वीप पर दुनिया का सबसे पुराना पर्ल टाउन यहाँ पे मिला हुआ है। पर्ल टाउन मिला हुआ है। माना जा रहा है कि इसकी जो अवधि है लगभग 6ठी शताब्दी के आसपास है। इसका मतलब इस्लाम युग के पहले ही इसको माना जा रहा है। यह पहली बार है कि खाड़ी देशों में एक भौतिक शहर पाया गया है। कुछ इस टाइप का आप संरचना देख पा रहे हैं। ठीक बिल्कुल आपको हड़प्पा काल वगैरह का भारत में, ठीक है, भारत के संदर्भ में याद आ गया होगा। ऐसे बहुत सारी जगहें यहाँ पे मिली हुई है, गूगल करके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे CITIIS, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन। ऐसे आप फुल फॉर्म भी आप ध्यान में आपको रख के चलना होगा। एग्जाम में ये सब भी पूछा जाता है, जो भी कॉम्प्लिकेटेड जो नाम होता है। इसको भारत के कितने शहरों में लागू किया जा रहा है? 18, 36, 12, 75। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 12। ध्यान रखिएगा 12। यह अस्थायी शहरी अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करने के लिए भारत में 12 स्मार्ट शहरों की यहाँ पे सहायता कर रहा है। ठीक है, ये पूरा कह सकते हैं कि संयुक्त कार्यक्रम है जिसमें कई सारे संस्थाओं के द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है। जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा फ्रांसीसी विकास एजेंसी। तीसरा यहाँ पे हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। चौथा यहाँ पे हो जाएगा NIU। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे लगभग 4 संस्थाओं के द्वारा एक संयुक्त अभियान के तौर पे इसको चलाया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? सुंदर रजायाम, गजक, नागरी दुबराज चावल, दार्जिलिंग चाय। अब इसमें आपको अगर ठीक है थोड़ा बहुत भी अंदाज़ा होगा तो आसानी से आप इसको सही कर देंगे, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर 4 जो दिख रहा है दार्जिलिंग चाय, इससे आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। दार्जिलिंग चाय को, ठीक है, भारत में पहला जो GI टैग जो दिया गया था इसी दार्जिलिंग चाय को यहाँ पे दिया गया था। 2004 में इसे दिया गया था। और GI टैग के जो शुरुआत है यहाँ पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन के यहाँ पे, ठीक है, शुरुआत ही यहाँ पे हुई थी 2003 में और 2004 में दार्जिलिंग चाय को मिला हुआ था। अभी सुंदर रजा जो आम है रीवा मध्य प्रदेश, रीवा MP। गजक हो जाएगा यहाँ पे मुरैना MP। और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा नागरी दुबराज चावल, ये धमतरी छत्तीसगढ़। ठीक है, इन देख पा रहे 2 राज्यों को यहाँ पे, ठीक है, जो 3 जो उत्पादक है जिसको यहाँ पे GI टैग मिला हुआ है, तो इसीलिए चर्चा में है। योगात्मक विनिर्माण नीति के लिए राष्ट्रीय रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 3D प्रिंटिंग तकनीक, कपड़ा, कृत्रिम हीरे, उच्च ग्रेड मिश्र धातु। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 3D प्रिंटिंग। योगात्मक विनिर्माण नीति को यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखते चलिए। ठीक है, नेशनल राष्ट्रीय रणनीति है, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। ठीक है, किसके द्वारा यह चलाया जा रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के द्वारा, MeitY जिसे बोला जाता है, MeitY के द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है 2025 तक वैश्विक योगात्मक निर्माण में भारत की हिस्सेदारी को
5% तक यहाँ पे बढ़ाना है। 3D प्रिंटिंग हम लोग बात करें तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के रूप में भी जाना जाता है, जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन पर परिकल्पित उत्पादों को वास्तविक 3D आयामी वस्तुओं में बदलने के लिए प्लास्टिक और धातु जैसे सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। कलर के रूप में कह सकते हैं, जैसे कलर होता है ना यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे प्लास्टिक हो गया, धातु हो गया, ऐसी सारी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है 3D को दिखाने के लिए। 3D प्रिंटिंग में निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ या फिर पदार्थों का उपयोग किया जाता है? थर्मोप्लास्टिक, राल, चीनी मिट्टी, उसके बाद है यहाँ पे धातु। अभी मैंने बताया था धातु हो गया, ठीक है, चीनी मिट्टी, राल, थर्मोप्लास्टिक, सारे चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, उपरोक्त सभी। 3D प्रिंटिंग हमें पारंपरिक निर्माण विधियों की तुलना में कम सामग्री का उपयोग करके जटिल आकार बनाने में सक्षम बनाती है। 3D प्रिंटर की बात करें तो यह फ्यूज्ड डिपोजिशनल मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैसे काम करता है? यहाँ पे फ्यूज्ड डिपोजिशनल मॉडलिंग इसी को यहाँ पे बोला जाता है एफडीएम पद्धति का उपयोग करके नीचे से ऊपर की ओर एक समय में एक परत पर 3D मॉडल बनाता है। 3D प्रिंटिंग स्याही के रूप में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक, ठीक है, राल, थर्मोप्लास्टिक, धातु, फाइबर या सिरेमिक जैसे चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। 3D प्रिंटिंग का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसमें है? कन्फेक्शनरी आइटम तैयार करना, बायोनिक कानों का निर्माण करना, ऑटोमेटिक उद्योग हो जाएगा, पुनर्निर्माण सर्जरी, डेटा प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी। अभी जो 3D का जो प्रयोग किया जा रहा है इन सारे ही चीज़ों के लिए किया जा रहा है, ठीक है, बहुत सारे चीज़ों के लिए किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि वो और यहाँ पे दिया ही है, वैसे ही कृत्रिम अंग के साथ साथ शरीर के अन्य अंगों का घर हो गया, इमारत, खाद्य चिकित्सा, आग्नेय शास्त्र, तरल संरचना, ग्लास या फिर एक्रेलिक वस्तुएं, मूवी, संगीत, वाद्य यंत्र, चिकित्सा, मॉडल, इन सारे ही चीज़ों के लिए यहाँ पे, ठीक है, प्रयोग किया जा रहा है। तो एग्जाम में आपको जरूर ध्यान में रख के चलना होगा। न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन ने पटना उच्च न्यायालय के डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। कितने नंबर के? 44वें, 40, 48वें, 50वें? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, 44वें। न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन ने 29 मार्च 2023 को पटना उच्च न्यायालय के 44वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। शपथ बिहार के जो राज्यपाल हैं इनका भी नाम याद रखिएगा। बिहार के जो गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा दिलाई गई।